हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमपीपीएससी, एमपी पटवारी और सभी मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी में। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये ओरछा निवाड़ी में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया जो है वो भारत भवन के वास्तुकार हैं। मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा भवन का नाम कौन सा था? तो मिंटो हॉल था, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो रायसेन में स्थित है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात आई है तो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। आप सभी को पता होगा सांची। तो सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 में। सबसे पहला कौन सा स्थान था जिसे मध्य प्रदेश में यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो वो था खजुराहो, याद रखिएगा। खजुराहो को कब शामिल किया गया था? 1986 में। इसके बाद में सांची दूसरे नंबर पर 1989 में। और थर्ड नंबर पर भीमबेटका 2003 में, ये भी याद रखिएगा। और भीमबेटका और सांची दोनों कहाँ स्थित हैं? रायसेन में स्थित हैं। याद रखिएगा कि रायसेन में 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये भी रायसेन जिले में स्थित है। RCVP नरोरा, याद रखिएगा। RCVP नरोरा प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। एमपीपीएससी की एकेडमी है ये। तो जहाँ पर ट्रेनिंग होगी आपकी वो यही स्थान है। और एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो इंदौर में स्थित है। याद रखिएगा, आप भोपाल मत लगा दीजिएगा क्योंकि जो एमपीपीएससी का मुख्यालय है वो इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में आई थी, याद रखिएगा। फिर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है वो कहाँ है? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में है। और अभी आपको याद रखना है कि महाकाल लोक कॉरिडोर ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है उज्जैन में, महाकाल नगरी उज्जैन में। तो इसके बारे में भी आपको फैक्ट पता होने चाहिए। फिर खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनाए थे, जिसमें आपको अलग अलग नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे जो विष्णु मंदिर है वो यशोवर्मन चंदेल ने बनवाया था। जो जैन मंदिर है जैसे पार्श्वनाथ मंदिर राजा धंग ने बनवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है। इस तरीके से आपको पूरे खजुराहो के मंदिरों की जानकारी होनी चाहिए। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की खोज विष्णु वाकटकर ने की थी। और विष्णु वाकटकर का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? तो नीमच से है, याद रखिएगा। और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो गरुड़ जो है वो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह है। लोक कथाओं में आलाउदल किसके सेनापति थे? तो परमार्दी देव चंदेल के जो सेनापति थे वो आलाउदल थे। आलाउदल से रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो आला खंड है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है जगनिक ने, याद रखिएगा। और ये जो सबसे बड़ा जो रचना मानी जाती है वो यही आलाखंड मानी जाती है। और आलाउदल का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? तो आपने मैयर का नाम सुना होगा जो सतना जिले में आता है, वहां से आलाउदल का संबंध है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार 1931 में। और चरण पादुका कहाँ आता है? तो ये छतरपुर जिले में आता है, इसको भी याद रखिएगा। तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 में हुआ था, जो अप्रैल में हुआ था पंजाब में। तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो एक जनरल फिशर थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने क्या किया था? लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। चरण पादुका नरसंहार छतरपुर 1931। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी कहाँ आता है? तो होशंगाबाद में आता है, याद रखिएगा इसको।
और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो एच.एस. कामत, इनको भी याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। जो प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ये सब आपको मध्य प्रदेश के याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो मांडू दिया है यहाँ पर आपको, भोपाल भी मिल सकता है। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सिवनी, वहाँ पर एक वृक्ष था, उसी के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा। ये भी कौन है? मध्य प्रदेश का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है पचमढ़ी। और अगर सेकंड पूछा जाए तो याद रखिएगा अमरकंटक। और अमरकंटक के बाद किसको मिला था? पन्ना। ये आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आप सोच सकते हैं कि यदि सांची यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है तो सांची से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, जिसमें जो सांची का स्तूप बना हुआ है वहाँ पर क्या है? गौतम बुद्ध की जो दांत है और उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना की थी मल्हार राव होलकर। जिनके बेटे कौन थे? जिनके बेटे थे खांडे राव, और उनकी पत्नी कौन थी? देवी अहिल्याबाई। खांडे राव की मृत्यु होने के बाद देवी अहिल्याबाई ने पूरे प्रशासन को संभाला था। और उनके बेटे थे मालेराव और उनकी बेटी थी मुक्ता। ये एमपी हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। जो होलकर वंश है तो इंदौर में होलकर वंश का शासन रहा है, तो इंदौर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होलकर परिवार ने बनाई हैं। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो जो ऐरण है, ऐरण कहाँ आता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐरण अभिलेख सागर में आता है और इसमें क्या है? सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। फिर सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा क्या है? तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी अपने पति के एक तरीके से बोला जाएंगे कि पति के साथ ही सतीत्व को प्राप्त कर लेती है और उन्हीं की चिता में साथ में जिंदा जल जाती है। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, पद्मावती में जौहर दिखाया गया था। तो याद रखिएगा, सती प्रथा के लिए जो कानून बनाने वाले व्यक्ति थे वो थे भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या किया था? विलियम बेंटिक की हेल्प से कानून बनाया था। फिर चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। माच कहाँ का लोक नाट्य है? तो माच मालवा का लोक नाट्य है, याद रखिएगा। और माच का अर्थ क्या होता है? माच का अर्थ होता है मंचन, मतलब स्टेज पे किया जाने वाला नाट्य ही माच कहलाता है। फिर गधों का मेला कहाँ लगता है? तो ये चित्रकूट सतना में लगता है। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ा देव गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अब गौड़ जनजाति की बात की है तो गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में आपको कहाँ मिलेगी? मंडला, जबलपुर में मिलेगी। और गौड़ जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सामूहिक जनजाति है। अगर समूह में पूछा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति गौड़ होगी, और वैसे जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है वो जनसंख्या की दृष्टि से तो वो भील है, याद रखिएगा इसको। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध किससे है? खंडवा से है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तो जो राजधानी है, न्यायिक राजधानी, वो क्या है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी, याद रखिएगा इनका नाम। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? भामावत, गुना में लगता है। तो जो लोग बहुत तेज होते हैं उनके कोई एक गुण नहीं होते, उनके अनेकों गुण होते हैं। तो याद रखिएगा गुना, तेज से गुना। जबलपुर का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो जबलपुर का नाम जो महर्षि जवाली थे उनके नाम पर रखा गया। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो जो नरवर शिवपुरी है वहाँ से राजा नल और रानी दमयंती का संबंध रहा है। और जो दमोह का नाम पड़ा है तो ये रानी दमयंती के नाम पर ही पड़ा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
याद रखिएगा ये। ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो 531 ईस्वी में किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा की स्थापना की थी। ओरछा क्यों फेमस है? तो ओरछा बहुत सारे मंदिरों के लिए भी फेमस है, और राजा राम की, जो भगवान राम है वो राजा के रूप में यदि उनकी कहीं पर पूजा होती है तो वो एकमात्र नगरी है ओरछा, ये याद रखिएगा। मोगली लैंड कहाँ पर स्थित है? तो मोगली लैंड पेंच नेशनल पार्क सिवनी में स्थित है। जो पेंच नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जंगलों को जलाकर भीलों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे चिमाता कहा जाता है। जो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, और जनजातियों के द्वारा जो कृषि पद्धति होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, खेती पद्धति को करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? तो तात्या टोपे जी का संबंध शिवपुरी से रहा है, तो तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में स्थित है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? भिंड में स्थित है, याद रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना में स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल खेल केंद्र कहाँ, खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? अलीराजपुर में स्थित है। अलीराजपुर से रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो अलीराजपुर है। यहाँ पर चाहे आप महिला साक्षरता देख लीजिए चाहे पुरुष साक्षरता देख लीजिए, वो सबसे कम है। और अगर अधिक की बात की जाए तो इंदौर और जबलपुर का नाम आपको याद रखना है। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? खरबूजा महल धार में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा इंदौर में 22 मई 1955 को क्या की गई थी? आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है। भोपाल में बेगमों का शासन रहा है, जैसे शाहजहां बेगम और भी बेगमें थी। किलों का मणि किसे कहा जाता है, या किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो वो है जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट, ग्वालियर का किला। ये बहुत ही फेमस है, आप जब भी ग्वालियर जाएं इसे जरूर देख के आएं। कछवाह वंश कालीन कक्कन मठ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना में, याद रखिएगा। कक्कन मठ का मंदिर मुरैना में स्थित है। फिर माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा इस तरीके की संयुक्त परियोजनाओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश और यूपी की परियोजना है माता टीला परियोजना। अभी जो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है उसको ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न आने की बहुत संभावना है। कैन बेतवा लिंक परियोजना, तो कैन बेतवा लिंक परियोजना किस किस स्टेट के बीच की परियोजना है? तो ये एमपी और यूपी के बीच की परियोजना है। कैन और बेतवा के बीच में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है पन्ना नेशनल पार्क, इसको भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो आप जानते हैं कि भारत में जैसे राजस्थान में आपको जयपुर में जंतर मंतर मिल जाएगा, अलग अलग जगह पे जंतर मंतर है, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में जंतर मंतर स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी, जिसको किसने बनवाया था? तो राजा जयसिंह ने बनवाया था। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं धार में स्थित है। अब अगर बाघ क्या है, अगर बाघ अपने नाखून से निशान बना देगा तो इस तरीके से धारी धारी बन जाएंगी। तो आपको याद रहेगा कि बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। केवल 2 जिले हैं जो गुजरात से सीमा को टच करते हैं। सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। देखिए ये वो प्रश्न है जो चाहे एमपी पटवारी हो या एमपी पीएससी हो या एमपी के जो अन्य स्टेट सर्विसेज वाले एग्जाम है लाइक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, एएनएम, उन सारे एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो आप अगर इस तरीके से मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं, तो आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत स्कोरिंग है।
हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आईएसओ प्रमाण पत्र होता है वो सर्टिफिकेट के लिए दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हबीबगंज स्टेशन को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। इस तरीके से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं जो मापन के लिए दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड के लिए दिए जाते हैं, तो वो आईएसओ प्रमाण पत्र होते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात है, कपिल धारा प्रपात है, ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी की बात आई है तो नर्मदा नदी के बारे में, जैसे नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है? जो माँ रेवा है वो भी नर्मदा नदी का नाम है। और नामोदास नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। और याद रखिएगा कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। और क्या पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पुष्पराजगढ़ तहसील से नर्मदा नदी निकलती है। और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे जाके पश्चिम में जाके मिल जाती है। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए नर्मदा नदी के बारे में। और नर्मदा नदी की कितनी 42 सहायक नदियां हैं टोटल, तो जिसमें से 22 और 19 करके दाएं और बाएं साइड से निकलती हैं। फिर डचेस फॉल कहाँ स्थित है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। और रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है, क्या आप जानते हैं? रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के पास एक स्थान है बरेला, वहाँ पर स्थित है। राणा प्रताप सागर नदी किस नदी पर स्थित है? जो राणा प्रताप सागर डैम बना है वो चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और जो गांधी सागर डैम है ये भी चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। गांधी सागर डैम कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। फिर तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो तानसेन है उनका संबंध कहाँ से रहा है? ग्वालियर से रहा है। तानसेन एक महान संगीतकार रहे हैं। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? ये पेपर में आ चुका है, रामतनु पांडे, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो रालामंडल अभ्यारण्य है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादही अभ्यारण्य है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। फिर मध्य प्रदेश की तर्ज पे भारत में अन्य स्थानों पे भी ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर गंगोई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कैन नदी पर स्थित है। कैन नदी कैमूर श्रेणी कटनी से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पन्ना नेशनल पार्क है तो पन्ना नेशनल पार्क के बीच से ही कैन नदी गुजरती है। फिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। आपको पूरा मैप से पता होना चाहिए कि वो 14 जिले कौन कौन से होते हैं, तो पूरे आपको मैप से इनको याद करना है। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको अलग से करा दूंगी। फिर ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। तो ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा था? तो मालवा अखबार। याद रखिएगा, पहला अखबार पूछा जाएगा तो आंसर आएगा ग्वालियर अखबार, लेकिन यदि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार पूछा जाएगा तो आएगा मालवा अखबार। फिर ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। और उसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा सूरत सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। जिस तरीके से जिब्राल्टर बहुत बड़ा है, विशाल होता है, उसी तरीके से ग्वालियर का किला है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है। अब पंचायती राज की बात आई है तो पंचायती राज के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। त्रिस्तरीय में जैसे जो सबसे पहले होगा तो वो ग्राम स्तरीय होगा, फिर ब्लॉक मध्य स्तरीय होगा, फिर जिला स्तरीय होगा।
इस तरीके से जो त्रिस्तरीय प्रणाली है ये किसके कहने पर आई थी, तो ये एक कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1957 में बोला गया था, 1958 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद में दूसरी कमेटी बनी थी, वो थी अशोक मेहता कमेटी, जिन्होंने क्या बोला था कि द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और पंचायती राज को जो संवैधानिक स्टेटस मिला है तो वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर मिला है, तो वो मिला था सिंघवी कमेटी। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और सबसे पहले पंचायती राज किस स्टेट ने अपनाया था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है, तो मैहर को संगीत राजधानी कहा जाता है। माँ शारदा जी का बहुत विशाल और बहुत ही एक तरीके से पूजनीय मंदिर है मैहर में, आप सभी ने दर्शन जरूर किए होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले रह गए थे, तो 45 जिले रह गए थे। ये विभाजन कब हुआ था, याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहते हैं, तो जो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं उन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो ICAR है उन ICAR के अकॉर्डिंग भारत की मिट्टियों को कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है, तो सिंगा जी का मेला खंडवा में आयोजित होता है। मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। जो तानसेन थे उनका संबंध भी ग्वालियर से था, इसको भी याद रखिएगा। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, 1994 में की गई। और नगरीय निकायों को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ आता है, तो छतरपुर में आता है। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये चंदेरी में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के आज इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत होती है बड़े वीडियोस में। तो आप इतनी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। और आप जब पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने के बाद अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, उनसे यही क्वेश्चन पूछिए। इससे क्या होगा, आपका और आपके दोस्त का दोनों का फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पढ़ना नहीं, बहुत बार पढ़ने से जो है चीज़ें याद होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।